कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान को सबसे पहले यही एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। चारों तरफ बर्फ, हवा में चुभती ठंड और जंगल के बीच खड़ी एक अकेली लकड़ी की झोपड़ी। कोई पास का गांव नहीं, कोई रोशनी नहीं और मोबाइल पर एक भी सिग्नल नहीं। तापमान -30 डिग्री था। इतनी ठंड की सांस बाहर निकलते ही धुएं की तरह दिख रही थी। सड़क कब बर्फ में गुम हो गई, किसी को ठीक से याद नहीं था। गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन ने एक आखिरी आवाज की और सब कुछ शांत हो गया। डैशबोर्ड की लाइट बुझते ही अंदर बैठे चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ड्राइवर था अर्जुन। पीछे की सीट पर बैठी थी रिया। उसके बगल में नील। और आगे की सीट पर चुपचाप बैठे थे डॉक्टर करण। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यहां रुकना मजबूरी है। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर बोनट खोला। हवा इतनी तेज थी कि उसकी उंगलियां कुछ ही सेकंड में सुन्न हो गईं। इंजन पूरी तरह ठंडा था। ठीक करने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी रिया ने दूर इशारा किया। पेड़ों के बीच हल्की पीली रोशनी, बहुत हल्की, जैसे कोई दिया बर्फ से लड़ रहा हो। वो झोपड़ी थी। चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चारों ने अपने बैग उठाए और बर्फ में धंसते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़े। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन उन्हें जाने नहीं देना चाहती हो। झोपड़ी पास से और भी पुरानी लग रही थी। लकड़ी की दीवारें जिन पर बर्फ जम चुकी थी। छत से लटकती बर्फ की नोकें और एक मोटा लकड़ी का दरवाजा जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अर्जुन ने दस्तक दी। एक बार, फिर दूसरी बार। कई सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, बस हवा की सीटी। फिर अचानक कुंडी खिसकने की आवाज हुई। दरवाजा धीरे से खुला। सामने खड़ा था एक बुजुर्ग आदमी। सफेद दाढ़ी, मोटा ऊनी कोट और आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। उसने चारों को ऊपर से नीचे तक देखा, बिना किसी हैरानी के। अंदर आ जाइए, उसने कहा। आज रात बाहर रहना समझदारी नहीं है। अंदर कदम रखते ही गर्म हवा का झोंका लगा। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन सलीके से बनी हुई। बीच में जलता हुआ हीटर, एक छोटा किचन और 2 कमरे। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया, मोहन। यहां ज्यादा लोग नहीं आते, उसने कहा। और जो आते हैं वो मौसम देखकर ही आते हैं। डॉक्टर करण ने पूछा, हम सुबह निकल पाएंगे ना? मोहन ने एक पल रुककर जवाब दिया, अगर मौसम ने इजाजत दी। उस एक लाइन में कुछ ऐसा था जिसने रिया को बेचैन कर दिया। लेकिन थकान इतनी थी कि सवाल वहीं रुक गए। मोहन ने ऊपर का कमरा नील और रिया को दिया। नीचे वाला अर्जुन और करण के लिए था। खुद वो किचन के पास ही रुका। रात गहराने लगी। बाहर बर्फ की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई लगातार दीवारों पर मुट्ठी मार रहा हो। करीब 1 बजे, जब सब सो चुके थे, अचानक एक आवाज आई। लकड़ी के फर्श पर कुछ गिरने की। फिर खामोशी। और उसी खामोशी में झोपड़ी के अंदर कहीं से बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। नंगे पांव, बर्फ से नहीं, लकड़ी से टकराते हुए। अर्जुन की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी,
1:47। उसने करण की तरफ देखा। करण भी जाग रहा था। दोनों बिना बोले समझ गए। ये आवाज बाहर की नहीं थी। और तभी ऊपर वाले कमरे से एक धीमी सी आवाज आई, कोई जैसे कुछ खींच रहा हो। फिर एक हल्की सी ठक। इसके बाद पूरी झोपड़ी में सन्नाटा फैल गया, इतना गहरा कि हीटर की आवाज भी डराने लगी। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, ऊपर कोई है? कोई जवाब नहीं आया। बर्फ गिरती रही, हवा चलती रही, और उस झोपड़ी में 4 लोगों के बीच पहली बार ये एहसास साफ हुआ कि वे सिर्फ फंसे नहीं हैं, वे देखे जा रहे हैं। अर्जुन और करण दोनों अपनी अपनी जगह बैठे रहे। कोई उठा नहीं, कोई बोला नहीं, क्योंकि कभी कभी आवाजों से ज्यादा डर इस बात का होता है कि अगर तुम उठे तो कुछ और दिख सकता है। ऊपर के कमरे से आने वाली आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा सोते वक्त होता है। यह सन्नाटा चौकन्ना था, जैसे झोपड़ी खुद सांस रोके बैठी हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, नील या रिया में से कोई होगा। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। करण ने घड़ी देखी, 1:53। कुछ मिनट बीते, फिर 5, फिर 10, और तभी ऊपर से फिर आवाज आई। इस बार बहुत साफ, किसी के कदम, धीमे, नपे तुले, जैसे कोई जानता हो कि नीचे कौन जाग रहा है। अर्जुन खड़ा हुआ। लकड़ी का फर्श हल्का सा चरमराया। वह वहीं रुक गया। ऊपर से कदमों की आवाज भी रुक गई। करण ने फुसफुसाकर कहा, मत जा। लेकिन अर्जुन अब पीछे नहीं हट सकता था। अगर यह डर यहीं छोड़ दिया गया तो सुबह तक यह और बड़ा हो जाएगा। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर आवाज होती थी, ऐसी आवाज जो बताती है कि कोई आ रहा है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने रिया और नील के कमरे का दरवाजा देखा। वह बंद था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दस्तक दी। रिया, नील, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। करण ने टॉर्च जलाकर दरवाजे की कुंडी देखी। वह बाहर से बंद नहीं थी, बस बंद थी। अर्जुन ने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। हीटर अभी भी चल रहा था। बिस्तर पर रिया सो रही थी, पीठ उनकी तरफ, सांसें सामान्य। नील का बिस्तर खाली था। करण ने पूछा, नील कहाँ है? रिया हिली, फिर धीरे से उठकर बैठी। उसकी आंखें नींद से भारी थीं। वो वॉशरूम गया होगा, उसने कहा। लेकिन उसने किसी को जाते नहीं देखा था। अर्जुन ने कमरे की खिड़की देखी। वह पूरी तरह जमी हुई थी। इतनी ठंड में कोई बाहर नहीं जा सकता था। वे तीनों नीचे आए। मोहन अब भी किचन के पास बैठा था। वही जगह, वही मुद्रा। नील ऊपर नहीं है, अर्जुन ने कहा। मोहन ने बिना हैरानी के जवाब दिया, तो वह बाहर गया होगा। करण ने तुरंत कहा, इस मौसम में? मोहन ने हीटर की तरफ देखा। कुछ लोग ठंड से ज्यादा अपने मन से डरते हैं। रिया को गुस्सा आ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कुंडी खोली।
बाहर बर्फ की दीवार खड़ी थी। हवा इतनी तेज कि दरवाजा खुलते ही बर्फ अंदर घुस आई। मोहन ने बाहर झांका, फिर नीचे देखा। नील बाहर नहीं गया, उसने कहा। उसके पैरों के निशान नहीं हैं। अर्जुन और करण दरवाजे तक आए। सच में झोपड़ी के बाहर बर्फ एकदम साफ थी। कोई निशान नहीं, कोई हलचल नहीं। रिया की सांस तेज हो गई। तो वो गया कहाँ? मोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी लगाते हुए बोला, या तो वह यहीं है, या फिर वह कहीं ऐसा है जहां हम उसे देख नहीं सकते। उसी पल ऊपर से फिर आवाज आई। इस बार कुछ गिरने की नहीं, बल्कि जैसे कोई जोर से कुछ खींच रहा हो। सभी की नजरें सीढ़ियों की तरफ गईं, और तभी ऊपर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। बहुत हल्की, लेकिन साफ। रिया चिल्लाई, वो नील है। अर्जुन बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। करण उसके पीछे था। मोहन वहीं खड़ा रहा, जैसे वह जानता हो कि ऊपर क्या मिलने वाला है। अर्जुन सबसे पहले ऊपर पहुंचा, उसके पीछे करण। सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही ठंड अलग तरह की लगने लगी, जैसे हवा नहीं, कुछ और त्वचा को छू रहा हो। ऊपर का कमरा खुला था। दरवाजा पूरी तरह नहीं, बस आधा। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली। रोशनी सीधे फर्श पर पड़ी, और वहीं नील पड़ा था, पीठ के बल, आंखें खुली हुई। सांस नहीं चल रही थी। रिया की चीख गले में ही अटक गई। वह दरवाजे तक पहुंची, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। करण ने झुककर नील की नब्ज देखी, फिर धीरे से सिर हिला दिया। नील मर चुका था। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं थी। बिस्तर अपनी जगह था, खिड़की जमी हुई, और दरवाजा। करण की नजर वहीं टिक गई। दरवाजे की कुंडी अंदर की तरफ लगी हुई थी। अर्जुन ने एक पल को कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से बोला, ये अंदर से बंद था। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वो अंदर कैसे आया? किसी के पास जवाब नहीं था। करण ने कमरे को ध्यान से देखा। फर्श पर बर्फ के छोटे छोटे कण थे, जैसे किसी के जूते से गिरे हों। लेकिन वे निशान दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे थे, वे दीवार की तरफ जा रहे थे। दीवार जहां लकड़ी थोड़ी अलग रंग की थी। करण ने उंगली से वहां दबाव डाला। आवाज बदली, खोखली। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन सब समझ गया। ये झोपड़ी सिर्फ एक कमरा नहीं है, अर्जुन ने कहा। इसके अंदर कुछ और भी है। रिया की हालत बिगड़ने लगी। नील मरा कैसे? उसने पूछा। ना खून, ना चोट। करण ने नील की गर्दन के पास देखा। बहुत हल्का सा नीला निशान, इतना हल्का कि अंधेरे में दिखे ही न। दम घोंटा गया है, करण ने कहा, लेकिन बहुत सावधानी से। तभी पीछे से आवाज आई, अगर सच जानना है तो नीचे चलो। तीनों मुड़े। मोहन सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, चेहरे पर वही थकी हुई शांति। ऊपर का कमरा, उसने कहा, अक्सर लोगों को सुला देता है। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें पता था, है ना? मोहन ने सिर झुकाया। मुझे अंदाजा था। वे नीचे आए। मोहन ने एक पुराना लकड़ी का तख्ता हटाया। उसके नीचे एक संकरा रास्ता था। सीक्रेट पैसेज।
इतना पुराना कि उसमें घुसते ही सांस भारी लगने लगी। ये झोपड़ी पहले एक रिसर्च पोस्ट थी, मोहन ने कहा। सालों पहले। रिया का दिमाग सुन्न हो रहा था। नील का इससे क्या लेना देना? मोहन ने जवाब नहीं दिया। बस एक वाक्य कहा। नील यहां बदला लेने आया था। उसी पल बाहर हवा और तेज हो गई और झोपड़ी की दीवारों के अंदर कुछ हिलने लगा, जैसे कोई और भी था जो अब जाग चुका था। सीक्रेट पैसेज के सामने खड़े होकर रिया को ऐसा लग रहा था जैसे झोपड़ी की हवा भी अब भारी हो गई हो। नील की लाश ऊपर पड़ी थी, लेकिन डर नीचे उतर आया था। अर्जुन ने मोहन की तरफ देखा। नील बदला लेने आया था, इसका मतलब क्या है? मोहन ने एक गहरी सांस ली। सालों पहले उसने कहा, इस झोपड़ी में एक रिसर्च टीम फंसी थी, ठीक इसी तरह। बर्फ, तूफान और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। करण चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजर पैसेज की दीवारों पर थी, जहां जगह जगह पुराने निशान थे। उस टीम में एक डॉक्टर था, मोहन बोला, और एक टेक्नीशियन। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। नील के पिता, उसने धीमे से कहा। मोहन ने सिर हिलाया। उस रात एक प्रयोग गलत हो गया। एक आदमी मरा और सच को दबा दिया गया। अर्जुन ने दांत भींच लिए। और नील बड़ा हुआ, मोहन ने कहा, और उसे सच पता चल गया। झोपड़ी के अंदर हीटर की आवाज अचानक तेज हो गई, फिर धीमी। करण ने पहली बार कुछ कहा। नील ने यहां आकर किसी से संपर्क किया था। मोहन ने उसकी तरफ देखा। हाँ। रिया चौंक गई। किससे? मोहन ने जवाब देने से पहले झोपड़ी के चारों कोनों की तरफ देखा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। मुझसे। रिया पीछे हट गई। तो आप उसके साथ थे? नहीं, मोहन ने कहा। मैं उसे रोकना चाहता था। करण को कुछ समझ आने लगा। नील को अकेला नहीं होना चाहिए था। मोहन की आवाज भारी हो गई, लेकिन वह जिद्दी था। अर्जुन ने अचानक सवाल दागा। तो फिर उसे मारा किसने? मोहन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, कभी कभी बदला लेने वाला खुद सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। रिया का दिमाग घूमने लगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मोहन ने ऊपर की तरफ देखा। नील ने किसी को उकसाया था, किसी को जो यहां पहले से था। करण का चेहरा सख्त हो गया। यहां और कौन है? उसी पल ऊपर फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। तीनों एक साथ चौंके। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, हम सब यहां नीचे हैं। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। लकड़ी के फर्श पर कदम। कोई चल रहा था। रिया की सांस तेज हो गई। ये नामुमकिन है। मोहन की आंखें पहली बार घबराईं। नहीं, उसने कहा, यह नामुमकिन नहीं है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो फिर वो कौन है? मोहन ने सीक्रेट पैसेज की तरफ देखा, वही जिसे नील ढूंढ रहा था। और तभी ऊपर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी जता रहा हो। एक कदम, फिर दूसरा। झोपड़ी में अब तीन नहीं,
4 लोग थे और उनमें से एक अभी तक किसी ने देखा नहीं था। ऊपर के कमरे से आती हुई आवाज अब साफ थी। कोई छुप नहीं रहा था, कोई डर नहीं रहा था। जैसे जो भी था उसे पता था कि अब बचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सबसे पहले सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इस बार उसके कदम तेज नहीं थे बल्कि भारी थे। जैसे हर सीढ़ी के साथ उसे अंदाजा हो रहा हो कि ऊपर क्या मिलने वाला है। करण उसके पीछे था। रिया और मोहन नीचे ही रुक गए। रिया की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वह और सट झेल सके। ऊपर पहुंचते ही दरवाजा खुला हुआ था। कमरा वही था। नील की लाश अब भी वही थी, ठंडी, स्थिर। लेकिन कमरे में एक और चीज बदल चुकी थी। खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, मोटा जैकेट और चेहरा जो अंधेरे में भी पहचान में आ गया। तुम? अर्जुन के मुंह से बस यही निकला। वह आदमी मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस थकान थी। नील को यहां लाना मेरी गलती थी, उसने कहा। लेकिन उसे मारना मेरा इरादा नहीं था। करण ने पहचान लिया। आप? उस पुरानी रिसर्च टीम के डॉक्टर? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, वही जो कागजों में मर चुका था। रिया नीचे से चीख पड़ी। तो फिर नील? नील मेरा बेटा था, आदमी ने कहा। लेकिन वह सच जानने के बाद सिर्फ बेटा नहीं रहा, वह जज बन गया था। उसने बताया कि सालों पहले उस रिसर्च में एक गलती हुई थी। एक आदमी मरा था और उस मौत को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला गया। नील का पिता, वही डॉक्टर, उस झूठ को जीते जी ढोता रहा। और जब नील को सब पता चला तो वह उसे यहां ले आया। वो चाहता था कि मैं सबके सामने कबूल करूं, डॉक्टर ने कहा। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर लाने की कीमत बहुत भारी होती है। करण ने धीमे से पूछा, तो नील की मौत? डॉक्टर ने आंखें बंद कर ली। झगड़े में हुआ। मैंने उसे डराने की कोशिश की। उसने चिल्लाना शुरू किया। और इस ठंड में बस कुछ सेकंड काफी होते हैं। कमरा फिर से शांत हो गया। बाहर हवा अब भी चल रही थी। बर्फ अब भी गिर रही थी। अर्जुन ने कहा, तो आप भागेंगे? डॉक्टर ने खिड़की की तरफ देखा। कहा, बाहर सिर्फ सफेद मौत थी। उसी पल नीचे से मोहन की आवाज आई, पुलिस आ रही है। डॉक्टर ने एक बार नील की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सीक्रेट पैसेज की तरफ बढ़ा। लेकिन इस बार वह रास्ता उसे नहीं बचा सका। सुबह होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। जब पुलिस पहुंची तो झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। एक बंद कमरा, एक लाश और कई सालों का दबा हुआ सच। डॉक्टर को ले जाया गया। मोहन से पूछताछ हुई। रिया और अर्जुन शहर लौट आए। लेकिन कुछ रातें वापस लौट आती हैं। रिया आज भी कहती है कि जब कभी बहुत ठंड होती है तो उसे लकड़ी के फर्श पर धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है। शायद वह वहम है, या शायद बर्फ में दबी यादें पूरी तरह मरती नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली ठंडी रात का इंतजार करती हैं।
अगर यह कहानी आपको अंत तक बांधे रख पाई, तो अगली कहानी और भी ज्यादा करीब की होगी, क्योंकि अगली बार रहस्य किसी दूर जंगल में नहीं, बल्कि उस जगह होगा जहां आप खुद सुरक्षित समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, जब सब कुछ सफेद दिखे, तब सच अक्सर सबसे ज्यादा काला होता है।